साथियों नमस्कार। एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो अभी अभी जो परीक्षा हुई है संस्कृत शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की, उसमें जो शिक्षण विधियों से संबंधित सामाजिक विज्ञान व विज्ञान विषय में प्रश्न पूछे गए हैं, उनका संकलन में लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से क्लास नो नहीं हो पाई। इसका कारण था मेरी उस विभाग की परीक्षाओं में ड्यूटी थी, जिसके कारण मैं बिजी था। अब हमारी कक्षाएं आज से पूर्णतः वापिस उसी दिशा में चलेगी और हम एक नए अध्याय की शुरुआत नई साल में करेंगे। वैसे हमारे एक पढ़ने वाले के लिए हर दिन ही नया होता है, हर दिन नया करना होता है, तब जाकर के हम मंजिल को प्राप्त करते हैं। लेकिन एक बार आपको 2024 में जो भी उपलब्धियां आपने प्राप्त की उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे की जो 2025 की साल है, जो आने वाली है कल, उसकी आपको आगामी शुभकामनाएं। आप मंजिल को प्राप्त करोगे। चलो बिना किसी देरी के हम लेते हैं क्वेश्चंस। और इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। वास्तव में मैं पेपर सेटर को इसके बाद धन्यवाद देना चाहूंगा कि वास्तव में ये केवल बालकों का केवल ज्ञानात्मक बिंदु चेक नहीं करता है, समस्त बिंदुओं को चेक करता है। पहला क्वेश्चन है, व्याख्यान सह संबंध प्रदर्शन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहले तो ये समझ लेना होगा कि व्याख्यान सह प्रदर्शन, व्याख्यान का मतलब है किसी चीज को बोल करके बताना, और सह प्रदर्शन मतलब वो चीज का प्रतिरूप या मॉडल हमारे साथ में हो, तो वो होता है व्याख्यान सह प्रदर्शन। जैसे मान लिया जाए 11th-12th में अंदर क्या होता है, कोई लेक्चरर आता है और बोलता जाता है और विद्यार्थी सुनते जाते हैं, लेकिन उसके साथ में यदि कोई क्या हो, शिक्षण सामग्री हो, तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। वास्तविक उदाहरणों की अपेक्षा सैद्धांतिक पर अधिक जोर देता है। तो सैद्धांतिक व्याख्यान यदि अकेला होता तो सैद्धांतिक होता है, ये व्याख्यान की एक कमजोरी है, गुण है। तो ये उत्तर नहीं होगा। कोई व्यवहारिक उदाहरण दिखाए बिना विस्तृत व्याख्यान प्रदान करना, जबकि हमारे पास में तो वस्तु है यहाँ पर। तो ये भी क्या होगा, उत्तर नहीं होगा। जानकारी देना और संवाद को प्रेरित करना, उसमें तो क्या होता है, व्याख्यान देते हैं तो बच्चों से बीच बीच में प्रश्न करता रहता है, लेकिन सामग्री नहीं होती है, तो ये भी नहीं होगा। प्रदर्शन के उपयोग द्वारा संवर्धित व्याख्यान देना, जैसे कोई चीज है, जैसे मान लिया जाए मेरे पास में रानी झांसी लक्ष्मीबाई का चित्र है और मैं उनके बारे में बोल बोल करके बता रहा हूँ, जिसने यहाँ लड़ा या लड़ी थी, विभिन्न प्रकार के चित्र है, तो वो होता है प्रदर्शन के उपयोग के द्वारा संवर्धित इन्वेस्टमेंट व्याख्यान देना। तो उत्तर कौन सा होगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विज्ञान शिक्षण के अधिगम उद्देश्यों को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। विज्ञान शिक्षण के अधिगम उद्देश्यों को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। जो भी अधिगम उद्देश्य बनाए जाते हैं वो विद्यार्थी केंद्रित होते हैं, ये ध्यान दे लेना चाहिए। क्योंकि हमें अधिगम किसको करवाना है, शिक्षण में अधिगम किसको करवाना होता है, जो शिक्षार्थी है उसको करवाना होता है। तो शिक्षक ने कक्षा के लिए क्या योजना बनाई है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। शिक्षण के करने के बजाय शिक्षार्थी क्या करेगा, शिक्षक के करने के बजाय शिक्षार्थी क्या करेगा, इस पर जोर देना चाहिए। कौन से अधिगम के संसाधन उपलब्ध है, इस पर नहीं ध्यान देना है। पाठ्य पुस्तकों पर क्या बताया गया, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो कौन सा उत्तर राइट होगा, 2 नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक के स्वयं या विद्यार्थियों की सहायता से वास्तविक वस्तुओं के प्रतिरूपों एवं प्रदर्शन वस्तु को निर्मित करता है, जो कहलाते हैं। अब ध्यान देना, अध्यापक स्वयं या विद्यार्थियों की सहायता से वास्तविक वस्तुओं के प्रतिरूपों एवं प्रदर्शन वस्तुओं को निर्मित करना जो कहलाता है। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा कोई सामग्री है, उससे क्या करनाता है, जैसे प्रदर्शन योग्य मॉडल बनाता है शिक्षक, जितने भी है, तो उनको हम क्या कहते हैं। तो ध्यान देना, जितने भी जो जो चीजें हैं हमारे पास में उपलब्ध, उनसे हम कोई निर्मित करेंगे उपकरण, तो उसको बोलते हैं आशु रचित उपकरण। उसको क्या बोलते हैं, आशु रचित उपकरण। तो 3 नंबर क्वेश्चन आंसर है वो राइट होगा। अब ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श पाठ योजना का उद्देश्य नहीं है। तो यहां पर ध्यान देना है आपको, जो पॉजिटिव चीजें हैं, आदर्श पाठ योजना कौन सी होगी, जो बच्चों के अंदर सीखने को संवर्धित करे या समग्र विकास को केंद्रित करे, वो आदर्श पाठ योजना होगी। इसके अलावा जो नेगेटिव चीजें हैं उसको आपको क्या करनी है, अवहेलना करनी है। आदर्श पाठ योजना में आइडल पाठ योजना,
पाठ योजना 3 प्रकार की होती है, वैसे हमारी कक्षाएं चल रही है उसमें हम आगे बिल्कुल अच्छी तरीके से जा रहे हैं। अधिगम क्रियाओं के चयन में किस प्रकार की अनिवार्यता, मतलब ये होना ही होना चाहिए, ये होना ही होना चाहिए। विषय कालांश के समय का प्रभावी उपयोग करना, जो भी हमारा बीच टाइम दिया हुआ है उसका हम प्रभावी उपयोग करेंगे। कैसे हो, ताकि अधिकतम सामग्री है वो शिक्षार्थी तक पहुंचे। विषय वस्तु को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना पाठ योजना बताती है। मूल्यांकन के सभी उद्देश्यों की संप्राप्ति की जांच करना भी पाठ योजना बताती है कि प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो अधिगम क्रियाओं के चयन में किसी प्रकार की अनिवार्यता, ऐसा नहीं है कि यही डालना है, वो चीज हमें पाठ योजना में डालनी है जो शिक्षार्थी के लिए क्या हो, हितकारी हो। तो कौन सा उत्तर होगा, 1 नंबर उत्तर है, इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घटक शिक्षा क्रम के चयन और संगठन को प्रभावित करता है। तो शिक्षा क्रम बनाते हैं, जब पाठ्यक्रम बनता है तो लोगों से सुझाव मांगे जाते हैं, उनके निर्देशन और परामर्श मांगे जाते हैं। तो ध्यान देना, पहला काम होता है, जैसे अभी एनईपी 2020 बनी थी, एनसीएफ 2005 बना था, तो इससे पहले क्या बनती है, सरकारें हैं वो विभिन्न प्रकार के शिक्षा विदों से निर्देशन और परामर्श मांगती है, ताकि समाज से जुड़ी हुई बातें, जो शिक्षार्थी के समग्र विकास से जुड़ी हुई बातें, शिक्षार्थी को रचनात्मक दृष्टि से कैसे सिखाया गया है, इन बातों को शामिल किया जा सके, जिससे समाज की सहभागिता व पाठ्यक्रम में बढ़े। तो कौन सा प्राथमिक संगठन है वो प्रभावित करता है, निर्देशन और परामर्श। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के क्षेत्र यात्रा का शैक्षिक लाभ नहीं है, शैक्षणिक लाभ नहीं है, एजुकेशनल जो प्रॉफिट है वो कौन सा नहीं है, किसका, ध्यान देना, क्षेत्र यात्रा का। ट्रिप फील्ड होता है ना, फील्ड ट्रिप होती है, उसमें कौन कौन सा नहीं होता। विद्यार्थियों को बिना शैक्षणिक लाभ के पाठों को छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है, कुछ ऐसा लगा नहीं है। विज्ञान में समुदाय को अधिगमकर्ता से जोड़ती है, जैसे ही बच्चा कहीं में घूमने जाएगा तो वहां की चीजों को देखेगा, वहां की संस्कृति को देखेगा, वहां के भौतिक संरचना को देखेगा, तो ये तो होता है, बिल्कुल होता है सर लाभ। बच्चों के सीखने में समुदाय के साथ साझा जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है, समुदाय से जुड़ता है बच्चा वहां के, तो जुड़ता है, ये भी होगा लाभ। विद्यार्थियों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है, शिक्षण जो होती है ना, विद्यार्थियों को जो फील्ड ट्रिप होती है उससे व्यवहारिक अनुभव प्रदान करते हैं, न कि सैद्धांतिक। सैद्धांतिक तो केवल कक्षा में पढ़ाया जाता है, वो चीजें होती है जब फील्ड में जाएंगे तो वो व्यवहारिक चीजें सीखेंगे। तो कौन सा राइट होगा, इसका 1 नंबर उत्तर राइट होगा, 1 नंबर है वो ऑप्शन राइट होगा, विद्यार्थियों को बिना शैक्षणिक लाभ के पाठों को छोड़ने की अनुमति देना। ऐसा नहीं है कि कोई पाठ छोड़ दिया, वो पाठ है उससे संबंधित ही फील्ड ट्रिप कराई जाती है और उस पाठ की पूरी योजना पहले से लिखी जाती है। जैसे पेड़ों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो पेड़ों को कोई वन्य जीव अभयारण्य में घुमाया बच्चों को, तो उसकी पाठ योजना पहले से लिखी जाती है फील्ड ट्रिप की, कि कौन कौन सी सामग्री शामिल ले जानी है, कौन कौन से संसाधन साथ में लेकर जाने, कौन कौन सी संवर्धित सामग्री है वहां पर बतानी है अलग से चीजें, ताकि बच्चों का ज्ञान में क्या हो, इन्वेस्टमेंट आए या समावेशी और समृद्ध ज्ञान उनको प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता ये सुनिश्चित करती है कि वह पूर्वाग्रह से मुक्त है। तो ध्यान देना, प्रत्येक बार में ध्यान देना, पूर्वाग्रह से मुक्त कौन सी करती है, कि विश्वसनीयता, वो होती है विश्वसनीयता। अलग से चर्चा करेंगे इन पर हम। विद्यालय में पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों को आयोजित की जानी चाहिए, ध्यान देना, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन से, तो केवल पाठ्यचर्या यानी को कुरिकुलम एक्टिविटी, को कुरिकुलम एक्टिविटी या सह स्कूली गतिविधियां, जैसे मान लिया जाए आप किसी बच्चों को खिलाने के लिए ले गए, भाषण प्रतियोगिता में ले गए, तो ये केवल शुल्क संग्रहण क्या होती है, जैसे नहीं करता है कि बच्चों से फीस ले ली, चलो खिला करके ले आए, इतने रुपए से खर्च कर के किट के इतने रुपए ले लिए, तो ऐसा हमें नहीं मिलता है। संस्था की प्रसिद्धि पाने की में भी सहायता नहीं करता है, क्योंकि कोई भी मान लिया जाए कोई खिलाड़ी खेल करके आया है और उसकी अखबार में दूसरे दिन फोटो आ गई, चलो इसका प्रचार प्रसार हो गया समाज में, वो भी ये इसका उद्देश्य नहीं होता है। बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है, एक तो ये होगा, और ये बालकों के अध्ययन में रुचि विकसित करती है, क्योंकि ध्यान देना, पहला रुचि आएगी तब बच्चों में क्या आएगा, ध्यान आएगा, और अटेंशन आएगा, इंटरेस्ट से क्या आएगा,
ध्यान आएगा, अटेंशन आएगा, और अटेंशन से क्या होगा, लर्निंग होगी। ये त्रिपद मॉडल है अधिगम का, अधिगम का। इससे बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ेगी। जैसे आप कोई भी फिल्म देखने में आपकी रुचि है, तो उसके प्रति आप ध्यान लगाओगे और उस फिल्म की सारी बातें आपको याद हो जाएगी। यदि आपकी रुचि नहीं है, देखना ही पसंद नहीं करते हो, तो उन चीजों पर आप ध्यान नहीं लगा पाओगे और उसका आपका अधिगम नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी और डी। तो सी और डी किसमें है, ए, बी और सी नहीं होगा, ए और बी नहीं है, ए और डी नहीं है, सी और डी चौथे में है। तो कौन सा राइट होगा, 4 नंबर है ऑप्शन है वो इसमें राइट उत्तर होने वाला था। शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी स्वयं नियम और सिद्धांत की खोज का अवसर देते हैं, जिसमें स्वयं क्या करते हैं, करके सिद्धांत और नियम खोजते हैं। तो ध्यान देना, ये आगमन निगमन विधि है, उदाहरण से किसमें आती है, उदाहरण से ये नियम की ओर चलती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, स्वयं नहीं, शिक्षक क्या करता है, सहायता करता है। लेकिन प्रयोगशाला विधि में वो क्या करते हैं, खुद नियम है वो खोजते हैं। व्याख्यान विधि में कोई नियमों का खोज नहीं है, प्रयोजना विधि में भी कोई नहीं है, आगमन निगमन विधि में सैद्धांतिक रूप से होता है, जबकि स्वयं खोजते हैं किसमें, प्रयोगशाला विधि में। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होने वाला था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दिशा निर्देश में शामिल नहीं है। परीक्षाओं को अधिक कठोर व शिक्षा कक्षा शिक्षण पर आधारित करना। तो परीक्षाएं केवल जो पढ़ाया गया है उसको जानना नहीं है, जो ज्ञान, समग्र ज्ञान को जानना परीक्षा का उद्देश्य होता है। तो ये नहीं होगा। रटने के तरीकों पर सीखने के तरीकों से सीखने को दूर करना। यदि आपको क्या करनी है, रटंत प्रणाली दूर करनी है, तो ये तो है, क्योंकि बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार रचनावाद तरीके से सीखते हैं, निर्माणवाद तरीके से सीखते हैं। मैं बार बार इसी जोर देता हूं कि आप जितना अधिक आप माइंड की प्रैक्टिस करोगे या खुद करोगे चीजों को, जितने क्वेश्चंस आप खुद निकालोगे, उन पर आपका ज्ञान क्या होगा, अधिक सुदृढ़ होता जाएगा। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो सामुदायिक की सहभागिता जरूरी है एनसीएफ 2005 के अनुसार। बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, यह भी उद्देश्य होता है। तो दिशा निर्देशों में शामिल कौन सा नहीं है, परीक्षाओं को अधिक कठोर नहीं बनाना है। कठोर नहीं बना करके क्या बनाना है, लचीला, लचीला व समग्र ज्ञान पर आधारित हो। कक्षा शिक्षण पर नहीं, समग्र ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए परीक्षाएं। किस पर आधारित होनी चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन, किसी भी ऑथेंटिक बुक में नहीं है यहां तक की, और इसका हिंदी वर्जन गूगल पर भी उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है और विज्ञान में पूछा गया है। मर्सिडीज मॉडल गेलागर, गेलागर एक मनोवैज्ञानिक हुए थे जो किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में, इंग्लिश वर्जन से मैंने उसको देखा है मैंने अभी गूगल पर इसको। तो विज्ञान के शिक्षण एवं सीखने के 3 पहलुओं पर जोर देता है, इनमें से कौन सा एक लागू नहीं है। तो ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बिल्कुल नया है। इसमें जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा परीक्षण और मूल्यांकन। अनुप्रयोग का पता लगाना, समझ पैदा करना और ज्ञान के आधार का निर्माण करना, ये 3 इसके क्या है, पहलू है या एसेप्ट्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि के उद्देश्यों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो समस्या समाधान विधि के जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है इसमें से वो देखना है। गलत अवधारणाओं को विकसित करने के व्यवहारिक ज्ञान पर जोर देना। तो कोई भी विधि गलत अवधारणाएं नहीं करती है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। बच्चों को वैज्ञानिक समस्याओं को स्वतंत्र रूप से और मार्गदर्शित रूप से हल करने की अनुमति देना। जहां पर भी बच्चा अटके वहां पर हमें क्या देना है, सहारा देना है या स्केप फोल्डिंग देना है और स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये समस्या समाधान का सबसे अच्छा वर्णन है। तो 2 नंबर उत्तर हो गया हमारा, 2 नंबर उत्तर हो गया वैसे। लेकिन सीखने को ज्यादा नीरस व अरोचक बनाना, तो अनइंटरेस्टफुल तो बनाना ही नहीं है किसी चीज को। सैद्धांतिक अवधारणाओं पर व्यवहारिक प्रयोग को बचाते हुए जोर देना, केवल रटाना, सैद्धांतिक चीजें बताना, केवल ज्ञान बांटना मुंह से, वो चीज हमें शामिल नहीं करनी है समस्या समाधान में। तो कौन सा होगा, 2 नंबर। बच्चों को वैज्ञानिक समस्याओं को स्वतंत्र रूप से या मार्गदर्शित रूप से हल करने की अनुमति
देना। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। विज्ञान शिक्षण के प्राप्य उद्देश्यों के निर्धारण हेतु आवश्यक कथन है। अब कोई भी प्राप्य उद्देश्य है वो किस पर आधारित होने चाहिए, है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ताकि बच्चे का क्या हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, 360 डिग्री डेवलपमेंट हो। तो कक्षागत शिक्षण पर आधारित नहीं होने चाहिए प्राप्य उद्देश्य, विद्यालय कार्यक्रमों पर आधारित नहीं होने चाहिए, समस्त विषयों पर आधारित नहीं होकर के किस पर होने चाहिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। निम्न में से कौन सा कारक रचनात्मक उपागम के लिए आवश्यक है। रचनावाद में जिसमें बच्चे और कक्षा क्या दिखती है, बिल्कुल क्या दिखती है, सक्रिय दिखती है, वो कक्षा होती है रचनावादी कक्षा। विद्यार्थियों को सीखने के प्रति आत्म नियंत्रक और आत्म जागरूक बनाना, बच्चे स्वयं करके सीखे और अपने आप क्या करे, समस्याओं का समाधान करे, तो ये तो होता है रचनावाद में। ये भी होगा। शिक्षक को मुख्य रूप से सुविधा प्रदाता होना चाहिए, न कि अनुदेशक, केवल बताने वाला ही बताने वाला नहीं। क्या इस फैसिलिटर होता है एनसीएफ 2005 या रचनावादी शिक्षण में शिक्षक क्या होता है, मात्र सुविधा प्रदाता होता है। जहां पर भी बच्चा अटकेगा वहां पर अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाएगा और बच्चे को उस गैप से बाहर निकालेगा। तो ध्यान देना ये भी होगा। तो कौन सा होगा, ए, केवल ए व बी। तो एक ऑप्शन छूट गया यहां पर, ए व बे दोनों। चौथा ऑप्शन होता ए व बे दोनों। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, ए व बे दोनों होंगे। इसका उत्तर क्या होगा, ए व बे दोनों। कथन ए भी सही है रचनावाद में और कथन बी भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान को अस्थायी माना जाता है। विज्ञान को अस्थायी क्यों माना जाता है भाई, ये ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। कोई भी चीज अस्थायी तब होगी जब उसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक ज्ञान नए साक्ष्यों के आधार पर क्या किया जा सकता है, जैसे ही नई चीजें मिलेगी उसमें संशोधन हो जाएगा। तो कौन सा राइट होगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। पूर्ण सत्य होता है विज्ञान, कभी भी सत्य नहीं होता, क्योंकि आगे जाकर के बदलाव संभव है, भविष्यवाणी कर सकता है, यादृच्छिक अनुमान लगाए जा सकते हैं। ऐसे जैसा कह दिया वैसे अनुमान नहीं लगाते, प्रयोगों पर आधारित होते हैं अनुमान विज्ञान के। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के परीक्षण का उद्देश्य ऐसे अंक या ग्रेड प्राप्त करना है जो व्यक्ति पर कारकों की अपेक्षाकृत अप्रभावित रहता है। व्यक्ति पर कारक, ध्यान देना, इंडिविजुअल का फर्क नहीं पड़े, सबको क्या मिले, किसी भी व्यक्ति जो जांच रहा है उसकी भावनाओं का प्रभाव उस पर न पड़े। तो निम्नदात्मक प्रश्नों पर जैसे मान लिया जाए पड़ेगा फर्क व्यक्ति पर कारकों का, क्योंकि जैसे कोई भी मान लिया जाए जैसे दीपावली का लेख लिखना है, तो मैं जांच रहा हूं तो दीपावली के लेख को अलग तरीके से नंबर दूंगा और कोई दूसरा परीक्षक जांच रहा है तो अलग तरीके से नंबर देगा उसकी भाषा शैली के आधार पर। तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। लघु उत्तरात्मक में भी पड़ेगा, मौखिक परीक्षण में भी पड़ेगा। पूछी जो बातें अच्छी लगती है तो हम क्या कर देंगे, भावना के अनुरूप उत्तर नंबर दे देंगे, जबकि दूसरा वाला उसकी भावनाएं सेट नहीं हो रही है तो मौखिक परीक्षण में भी वो उत्तर पर्सन के अंक है वो कम देगा। लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं जिसके उत्तर क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। उन परीक्षणों पर व्यक्ति पर कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है या अप्रभावित रहते हैं। तो कौन से परीक्षण होंगे, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। जैसे मान लिया जाए किसी ने पूछा कि भारत के देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, तो मैं भी नरेंद्र मोदी बताएगा अगला, तो मेरे सामने भी नरेंद्र मोदी बताएगा, अगले के सामने तो 1 नंबर देना था तो मैं भी 1 नंबर दूंगा, अगला भी क्या देगा, 1 नंबर देगा। या रेगिस्तान की पूर्ति करनी थी या क्या करना था, बहुवैकल्पिक प्रश्न था, तो एक निश्चित उत्तर होता है जिसमें व्यक्तिगत कारकों का या इंडिविजुअली कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो परीक्षक है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उत्तर कौन सा होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण या ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक विज्ञान क्लब द्वारा संचालित की जाती है। गणित प्रश्नोत्तरी का आयोजन, गणित से कोई संबंध नहीं है। खेलकूद गतिविधियों का शारीरिक शिक्षा से है। साहित्य गतिविधियों का कल्चर अलग से होता है। विज्ञान मेले में प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना किसका उद्देश्य होता है, विज्ञान क्लब का उद्देश्य होता है। यह केवल उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9-10 से शुरू होता है विज्ञान क्लब का गठन, और विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के मेले आयोजित करना, प्रश्नोत्तरियां, कवि वैज्ञानिकों की जयंतियां मनाना, इसका क्या होता है, काम होता है। कोई भी नया प्रयोग है, कोई भी नई अंतरिक्ष संबंधी जानकारी है, वो बच्चों को क्या दिखाना, प्रदर्शनात्मक रूप से दिखाना, वो इसका काम
होता है, ताकि बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित हो। मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट पेपर बनाने से पहले जो तैयार किया जाता है, खाका तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। तो विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए ग्रेडिंग करने का तरीका नहीं है, केवल ग्रेडिंग करने का तरीका नहीं है। सीखने में सुधार है तो एक विस्तृत पाठ योजना नहीं है। विषयों के मध्य छात्र निष्पादन का एक रिकॉर्ड होता है, यह भी नहीं है। प्रश्न पत्र प्रारूप में परिलक्षित नीतिगत निर्णयों को इसके माध्यम से कार्य में परिणत किया जाता है। तो ये किससे संबंधित होगा? क्वेश्चन पेपर बनाने से संबंधित होगा। नीतिगत निर्णय क्या क्या, कि प्रश्न में कौन कौन से उद्देश्य शामिल होंगे, कौन किस किस प्रकार के क्वेश्चन कितने कितने अंक के बाहर के होंगे, ये सारा का किस में तैयार रहता है? ब्लूप्रिंट में तैयार होता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? प्रश्न पत्र निर्माण का खाका होता है। प्रश्न पत्र निर्माण का खाका होता है। खाका जो खींचा जाता है, जो पहले बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, वो होता है ब्लूप्रिंट। नील पत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नील पत्र। इसमें उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार आदि बहुत सारी सामग्रियां शामिल रहती है, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे रीट से पहले, एग्जाम से पहले। तो आप हमारे साथ में निरंतर रूप से जुड़िए रहिएगा यूं ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान प्रयोगशाला की प्रमुख भूमिका नहीं है? तो ध्यान देना, विज्ञान के प्रक्रिया कौशलों का विकास करना, यह भी है। विज्ञान की प्रशंसा प्राप्त करना, यह भी क्या होता है? वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित करती है प्रयोगशाला। बच्चे विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करते हैं। दुनिया के बारे में जिज्ञासा जागृत करना, यह भी होता है कि क्या क्या नया हो रहा है, किस किस तरीके के वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं। जितने भी वैज्ञानिक तथ्य हैं उनको याद करना और उनकी संख्या बढ़ाना, ये उद्देश्य नहीं होता है, केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं होता है। तो 2 नंबर वाला राइट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भूमि में पाए जाने वाले खनिज, चट्टानों, धातुओं को प्राप्त करने, इसके गुणों का विश्लेषण करने। अब ध्यान देना, धातु में कौन कौन से गुण है, ये तो भौतिक हो गया। गुणों यानी भौतिक विज्ञान हो गया। गुण यानी भौतिक विज्ञान। विश्लेषण करने, ताप, दाब। ध्यान देना, ताप और दाब आदि का अध्ययन करने में कौन सी निम्न विषयों का सह संबंध है? तो एक तो ध्यान देना भाई, भूमि से प्राप्त किए जाने वाले खनिज। तो खनिज कहां से? भूविज्ञान में। खनिज का अध्ययन किसमें होता है? जो भी गर्भ में है भूमि के, उसको होता है भूविज्ञान में, जियोलॉजी में। दूसरा, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, विश्लेषण करना, क्या हो गया? रसायन विज्ञान। और तीसरा उसका क्या है? गुण, बाहरी गुण, तो भौतिक विज्ञान। तो कौन कौन से विषयों में से संबंध होगा? कोरिलेशन होगा। ध्यान देना, भूविज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ये होता है वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल कोरिलेशन, या इसको बोलते हैं लंबवत या अनुदैर्ध्य सहसंबंध। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सह संबंध के महत्व को इंगित करता है? यहां ध्यान देना, 1 नंबर लगा लेना भाई इसको। तो सह संबंध क्या है? किन्हीं 2 विषयों को या एक ही विषय की विभिन्न शाखाओं को आपस में जोड़ करके पढ़ाना क्या कहलाता है? सह संबंध। किन्हीं 2 विषयों को या एक ही विषय की विभिन्न शाखाओं को परस्पर क्या करना? साझा रूप में पढ़ाना, एक दूसरे से ज्ञान को जोड़ करके पढ़ाना, जिससे क्या हो? अधिक सहगामी गतिविधियां, अधिक समृद्ध जो पाठ्य गतिविधियां हैं वो प्राप्त हो, या अधिक समृद्ध ज्ञान प्राप्त हो। तो ज्ञान के पृथक्करण का बोध कराता है। तथ्यों को समझना आसान हो जाता है। सह संबंध से क्या हो जाता है? विभिन्न विषयों के तथ्यों को समझना आसान हो जाता है। ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग प्रदान करता है, बिल्कुल। पाठ्यचर्या के भार को कम करता है, आसान हो जाता है पढ़ाना। तो ज्ञान के पृथक्करण का बोध, पृथक्करण न होकर के क्या करता है? सह संबंध ज्ञान के एकीकरण पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? एकीकरण या एकीकृत ज्ञान। एकीकृत ज्ञान पर क्या देता है? जोर देता है। जैसे मान लिया जाए मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं? हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, और हिस्ट्री में क्या आ गया? कोई लोहे स्तंभ का क्या आ गया? उल्लेख आ गया, तो उसको मैं केमिस्ट्री से जोड़ूंगा कि क्यों जंग क्यों नहीं लग रहा है। तो क्या करेगा? ये
तथ्यों को समझने में आसानी होगी, ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग होगा और पाठ्यचर्या का भार भी क्या होगा, कम होगा। और ज्ञान के पृथक्करण का बोध, तो वहां पर क्या करें हम, हिस्ट्री और केमिस्ट्री को क्या कर रहे हैं, आपस में को रिलेटेड कर रहे हैं। तो ध्यान देना, तो ये ज्ञान के पृथक्करण का बोध नहीं करा करके क्या कराता है, एकीकरण या इंक्लूसिव नॉलेज, या इसको क्या क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड नॉलेज की ओर बढ़ाता है। सहसंबंध, सहसंबंध पता लग गया, दो या दो से अधिक विषयों का परस्पर जोड़ करके या साझा स्वरूप में क्या करना, अध्ययन करना। दो विषयों से जुड़े तथ्यों को आपस में जोड़ करके क्या करना, पढ़ाना, वो होता है सहसंबंध। सामाजिक विज्ञान शिक्षक का सर्वाधिक आवश्यक और विशिष्ट गुण है। अब देखो, आधुनिक वेशभूषा, मतलब बिल्कुल टोपी में, चश्मे में, 3-4 हजार के जूते, तो ऐसा तो अध्यापक होना ही नहीं चाहिए। अध्यापक की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए। आकर्षण व्यक्तित्व, सर्वाधिक, ध्यान देना, सर्वाधिक, 3 नंबर ऑप्शन है ये, और ये 4 नंबर है। आकर्षण व्यक्तित्व, व्यक्तित्व होना चाहिए, लेकिन यहां पर ये तो बिल्कुल हो सकता है, ये नहीं होगा। आकर्षण व्यक्तित्व ये तो हो सकता है, लेकिन अब इसमें से हमें क्या देख सुनना है, सर्वाधिक, अनेक उच्च उपाधियां, उच्च उपाधियां भी होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन विषय का अद्यतन ज्ञान, जो टीचर भले ही उसके पास डिग्रियां कम हो, लेकिन जो क्या रहता है, टीचर अपडेट रहता है, वो टीचर ही वास्तव में अच्छा टीचर होता है। तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को क्या रहना चाहिए, निरंतर अपडेट, जो भी सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रति अपडेट रहना चाहिए। तो कौन सा उत्तर राइट होगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा, विषय का अद्यतन या अपडेट ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ध्यान देना, 1 नंबर है बहुवैकल्पिक। बहुवैकल्पिक जानते हो, एबेसेदे वाले क्वेश्चंस, वो प्रत्याभिज्ञान के होंगे। सत्य असत्य वाले प्रत्याभिज्ञान के होंगे। रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रत्यास्मरण के होंगे, और मिलान वाले प्रत्यास्मरण के होंगे। अब इनमें से ध्यान देना है, अभी आपको मैं अलग से चीज बताऊंगा, लेकिन आप अभी दो चीजों में अंतर कर लीजिएगा आराम से। प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण में अंतर क्या है, प्रत्याभिज्ञान व प्रत्यास्मरण में मूल अंतर क्या है। एक को तो बोलते हैं रिकॉग्नाइज और एक को बोलते हैं रिकॉल। तो सामने चीज है उसको याद करना या उसको पहचानना तो क्या लाता है, प्रत्याभिज्ञान। और जो सामने नहीं है और उसको याद करके क्या करना, लिखना, क्या कहलाता है, प्रत्यास्मरण। तो ध्यान देना, बहुवैकल्पिक प्रश्नों में क्या होता है, हमारी चीजें सामने रहती है, 4 ऑप्शन रहते हैं। जैसे मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, मनमोहन सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। तो देख देखिए, नरेंद्र मोदी सामने है, बिल्कुल सामने चीज है, और हमने क्या कर दिया, नरेंद्र मोदी हमारे सामने आया और हमने क्या कर दिया, उसको उत्तर टिक कर दिया। तो ये प्रत्याभिज्ञान का उदाहरण होगा, तो ये तो होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिए, सत्य और असत्य। जैसे मान लिया जाए भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सत्य और असत्य जानना है। भारत की राजधानी जबलपुर है, तो सामने तथ्य वो लिखा हुआ। अब जैसे सामने तथ्य है तो उसमें सत्य असत्य लगाना है, तो वो भी किसका उदाहरण है, प्रत्याभिज्ञान का। मिलान वाले, जैसे मान लिया जाए क्या है, जैसे राजस्थान, जैसे राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, मिलाइए ऐसा। इधर लिख दिया जयपुर, चंडीगढ़, चंडीगढ़। अब ये चीजें सामने है ना, अभी तो सामने चीज है उसको याद करना प्रत्याभिज्ञान है। तो मिलान करना, ध्यान देना, क्या है, मिलान करना क्या है,
ध्यान देना, मिलान करना है क्या है? राजस्थान को किससे कर दिया? जयपुर से। पंजाब को किससे कर दिया? चंडीगढ़ से। अब ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रत्याभिज्ञान। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले कौन से उत्तर होंगे? प्रत्यास्मरण, क्योंकि रिक्त स्थान में हमारे सामने नहीं है और हम क्या करते हैं, कुछ सोच करके क्या लिखते हैं, उसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, इकाई सूचना एवं अनुभव का एक संगठित निकाय है जिसे शिक्षार्थियों के लिए के महत्वपूर्ण परिणामों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित या बनाया गया या कल्पना की गई है इसकी। तो ये परिभाषा है वेस्ले की। बिल्कुल आपको लिखाएंगे परिभाषाएं, इकाई से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। हर्बर्ट ने पंचपदी दी थी, मॉरिसन ने क्या दिए थे? उपागम दिए थे, अधिगम के गुड। मानव सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय जो संबंधित है, तो मानव से भी संबंधित है, मानव और अन्य मानवों के साथ संबंधों से भी संबंधित है, मानव और उसके पर्यावरण से भी क्या संबंधित है। तो ध्यान देना, मानव एवं अन्य मानवों के साथ संबंध किस में देखते हैं? हम देखते हैं उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्तर पर देखते हैं, जबकि मानव और उसके पर्यावरण में प्राथमिक स्तर पर इसकी पाठ्यचर्या में देखते हैं। तो ध्यान देना, तो ए, बी व सी तीनों राइट होंगे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 1 नंबर वाला राइट होगा। निबंधात्मक प्रश्नों के संबंध में कौन सा सही है? निम्नलिखित में क्या क्या सही है? तो निबंधात्मक प्रश्न है विचार अभिव्यक्ति में क्या अवसर प्रदान करते हैं। जैसे बहुत बड़े प्रश्न लिखने हैं तो उससे हमारे विचारों की क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। जो चाहे हम विचार मन में आए वो लिख सकते हैं उनके बारे में। जैसे मान लिया जाए, आप क्या कर सकते हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो विचार अभिव्यक्ति का क्या होता है? स्वतंत्र सृजनात्मक विकास। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि संसाधनों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, हैं? तो एक बच्चे ने लिख दिया, टॉर्च लेकर के क्या किया? प्रकाश डालते हैं आओ। तो ये भी क्या है? विचार अभिव्यक्ति है। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता, तो वस्तुनिष्ठता किस में नहीं होती है? निबंधात्मक प्रश्नों में नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या पड़ती है? व्यक्तिपरकता होती है, सब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है। जो व्यक्ति जांचता है उसके विचारों का असर पड़ता है। लेखन कौशल का मूल्यांकन हो जाता है कि अच्छा लिखता है या नहीं लिखता है। आलोचनात्मक चिंतन का क्या हो जाता है? विकास मूल्यांकन हो जाता है। बच्चा किस तरीके से उनके बारे में, चीजों के बारे में, सही या गलत के बारे में सोचता है। तो ध्यान देना, ए, सी व डी। तो ए, सी व डी, ए, सी व डी विचार अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करता है। तो ए होगा, बी होगा, ए बी नहीं होगा, तो ए, सी व डी होगा। क्या होगा? ए, सी व डी होगा। तो ध्यान देना, क्या होगा? ए, सी व डी होगा। अगला देखते हैं, दृश्य अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री के अंदर किस प्रकार के मानचित्र सांस्कृतिक मानचित्रों में सम्मिलित नहीं है? ये 2019 जुलाई में है, जैसा पूछा गया है। इसमें राजनीतिक भी शामिल है, आर्थिक भी शामिल है, जनसंख्या के मानचित्र भी शामिल है, प्रशासनिक मानचित्र भी शामिल होते हैं, बहुत सारे मानचित्र और होते हैं वो भी शामिल होते हैं, लेकिन भूगर्भिक मानचित्र है वो इसमें शामिल नहीं होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, औपचारिक व अनौपचारिक समयवर्ग योजना विज्ञान सामाजिक विज्ञान की किस शिक्षण विधि के रूप है? तो औपचारिक व अनौपचारिक क्या बनाते हैं? हम 2 ग्रुप बनाते हैं। जिसको विधि में बनाते हैं वो विधि है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, मोरनो की सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। तो 4 नंबर हमारा है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर। अगला देखते हैं, समस्या समाधान विधि के किस चरण में विद्यार्थियों को समस्या के सभी संभावित अनुमानित समाधानों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है? अब ध्यान देना, तो यहां पर क्या किया जाता है? परिकल्पना की ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखना, ध्यान देना, सभी संभावित अनुमान की मतलब कोई समस्या है तो उसके विविध प्रकार के सोचने का डाइवर्ट करना, सृजनात्मकता बढ़ाना, परिकल्पनाएं बनाना। तो कौन सा होगा? परिकल्पना का निर्माण। जैसे मान लिया जाए कोई सामाजिक समस्या है, उसको कैसे निराकरण पाया जा सकता है।
जैसे मान लिया जाए, मैं एक आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूं, है। मान लिया जाए सामाजिक कोई समस्या आ गई, मान लिया जाए हमारे घर में क्या है, विवाह समारोह है, कोई समस्या समाधान करना है उसको, उसमें हम किसी दादाजी ने या किसी बुजुर्ग ने क्या कर दिया, वो वरमाला पहनाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। क्या कर दिया, तो बिना मुंह ढके वरमाला पहनाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो अब ये समस्या है, तो उस समस्या के लिए विभिन्न प्रकार के समाधान आएंगे। उसमें समाधान आएगा कि दादाजी को किससे मनवाया जाए, उनके भाई से मनवाया जाए, या काका जी को बड़े ताऊ से मनवाया जाए, या काका जी को क्या किया जाए, पोते से मनवाया जाए। तो विभिन्न प्रकार के क्या आएंगे, समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसको बोलते हैं परिकल्पना का निर्माण। अगला देखना, पाठ योजना के हर्बर्ट की पंचपदी विभागम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। वेरी इंपॉर्टेंट, हर्बर्ट की पंचपदी, हर्बर्ट की पंचपदी, ध्यान देना। इसको तैयारी या प्रस्तावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग या प्रयोग बोलते हैं इसको, मूल्यांकन, सामान्यीकरण, या इसको बोलते हैं नियमीकरण, और इसको बोलते हैं शास्त्रीय या तुलना। तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और तुलना आपने पढ़ रखा है। तो ए, बी और एफ, ए, बी और एफ कहां है, तो यही उत्तर होने वाला है, ए, बी, एफ। तो ए, बी और एफ, फिर ई कौन सा होगा, सामान्यीकरण, और फिर सी अनुप्रयोग। तो 5 पद होते हैं, ये हर्बर्ट की पंचपदी है। तो ए, बी, एफ, ई और सी, शास्त्रीय तुलना भी बोलते हैं इसको। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की तकनीक की विशेषता नहीं है। तो अच्छे परीक्षण क्या होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, विषयनिष्ठ होना चाहिए, वैधता वाला होना चाहिए, और भेदबोधकता वाला होना चाहिए। तो अच्छे परीक्षण से जो भी प्रश्न है उस विषय संबंधित प्रश्न पूछे होने चाहिए। तो भेदबोधकता नहीं होना चाहिए। जो परीक्षण बच्चों में लेबल लगाता है कि तू कमजोर है, तू अच्छा है, तेरे नंबर कम आए, तेरे ज्यादा आ गए, तू तो क्या है पढ़ाई में कमजोर है, इस प्रकार के परीक्षणों क्या होती है, विशेषता नहीं होती है, उस वह अच्छे परीक्षण नहीं होते हैं। तो अच्छे परीक्षण की विशेषता देखनी थी हमें, तो भेदबोधकता है वो इसकी विशेषता नहीं होने वाली है। अगला देखते हैं क्वेश्चंस, मानचित्र के किस देश को चित्रित और अंकित करना निम्नलिखित में किस उद्देश्य से संबंधित है। तो ज्ञान, संगठन, अवबोध, कौशल। तो किसी भी मानचित्र में किसी भी स्थान को क्या करना, सही चिन्हित करना, किस में आएगा, अवबोधात्मक उद्देश्य में आएगा। अलग से पढ़ाएंगे इन उद्देश्यों को, आपको यह ध्यान देना। जैसे विज्ञान में उपकरणों का उपयोग अच्छे तरीके से करना, वो अवबोध में आता है, ठीक है ना। गणित में दो चीजों में तुलना करना, वो अवबोध में आता है। तो इन चीजों पर हम विशेष डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ये होगा अंडरस्टैंडिंग। क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग। अगला देखते हैं, एडगर डेल के अनुसार निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष अमूर्त अनुभवों का उच्चतम स्तर है। अब ध्यान देना, अमूर्त अनुभवों का उच्चतम स्तर कौन सा होता है, जिसमें सर्वाधिक ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहेगी, वो ध्यान देना ना आप। पूरा आपको एडगर डेल का कौन ऑफ एक्सपीरियंसेस याद है या नहीं है, जितने भी तर्क है वो याद है या नहीं है, मैं आपको यहां पर करवाऊंगा अच्छी तरीके से एडगर डेल को। एडगर डेल ने क्या किया है, जो भी शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं उनको क्या किया, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया, ऊपर से नीचे की ओर। तो ध्यान देना कि प्रभावशीलता के आधार पर क्या किया है, वर्गीकृत किया है विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्रियों को। तो ध्यान देना, जो जिसमें ज्यादा सक्रिय दिखता है, तो यहां पर देखो दृश्य संकेत, शाब्दिक संकेत, प्रदर्शनी, क्षेत्र भ्रमण। तो इनमें से सबसे ज्यादा एक्टिव किस में दिखेगा, क्षेत्र भ्रमण में दिखेगा। वो उत्तर आपको राइट करके आना है ऐसे प्रश्नों में। मैं अलग से तकनीकें बताऊंगा आपको, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस किस लिए ले रहा हूं, क्योंकि आपको पता लग जाए कि शिक्षण विधियों में कैसे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से संबंधित आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला देखना, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार निम्न में से कौन से प्रकार के प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं है। अब ध्यान देना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। वर्गीकरण करना क्या होता है? अब ध्यान देना, प्रत्याभिज्ञान। जैसे ही आपने कोई एक तथ्य से संबंधित पर्सन होते हैं, एक तथ्य से संबंधित पर्सन, वो केवल ज्ञान को बढ़ावा देंगे, अवबोध को नहीं। तो प्रत्याभिज्ञान के पर्सन होंगे, वो किसको नहीं देंगे? अवबोध उद्देश्यों की पूर्ति के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं होंगे। बाकी सारे के सारे दृष्टांत पर्सन है, व्याख्यात्मक पर्सन है, निबंधात्मक पर्सन है, वर्गीकरण पर्सन वाले हैं, वो सारे के सारे किसको उद्देश्य की पूर्ति करेंगे? अवबोध उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। तो एक तथ्य वाले प्रश्नों को क्या बोलते हैं? प्रत्याभिज्ञान वाले पर्सन बोलते हैं। और ये केवल किसके उद्देश्य की पूर्ति करते हैं? ज्ञान को प्रोत्साहित करते हैं, न कि अवबोध को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रोजेक्ट विधि किस दार्शनिक विचारधारा पर है? बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है ये, और प्रयोजनावाद पर आधारित है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है आपके, ये पढ़ेंगे हम डिटेल से। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की इकाई योजना का एक घटक नहीं है? वैसे तो देखो, ये देखने से पता लग रहा है कि प्रस्तावना कौशल प्रश्नों का निर्माण है वो किस में करते हैं? हम दैनिक पाठ योजना में करते हैं। बाकी ये जो है घटक है वो किसके? इकाई योजना के। तो प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण हम किस में करते हैं? पाठ योजना में। पाठ योजना में जब हम वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, तो उसके लिए हम जोड़ने के लिए जो प्रश्न बनाते हैं, जैसे पहले पढ़ा हुआ है उसके बारे में चर्चा करके फिर आगे पाठ पढ़ाने की तैयारी होती है, वो प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण किया जाता है उसके लिए। तो ये पाठ योजना का घटक है, न किसका है? न कि इकाई योजना का। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण भी इकाई योजना का घटक होगा। शिक्षण सामग्रियों का संबंधित निर्णय भी, कि कौन कौन सी शिक्षण सामग्रियां काम में लेनी है इस पाक्षिक में, या इन 15 दिनों में, या इस इकाई को पढ़ाने के दौरान। उप इकाइयों का विभाजन भी करेंगे कि कितने दिनों में कौन सा पाठ कराएंगे, कितने दिनों में कौन सा पाठ कराएंगे। ये भी योजना निर्णय लिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या का एक सिद्धांत नहीं है? तो समुदाय से संबंध हम करते हैं पाठ्यचर्या में, गतिविधियां एक्टिविटी आधारित एबीएल लर्निंग कराते हैं बच्चों को, और अनुभवों की संपूर्णता, हर क्षेत्र में बच्चा क्या बढ़े, आगे बढ़े, वो भी होता है। तो यहाँ पर उत्तर कौन होने वाला है? समानता। क्योंकि समानता रहने से बच्चों में विविध प्रकार के समझ विकसित नहीं होगी पाठ्यक्रम में। तो पाठ्यचर्या का एक सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? समानता का सिद्धांत। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक विज्ञान माध्यमिक स्तर पर, यानी 10वीं स्तर पर, 10th 9th 10th स्तर पर अच्छी तरीके से बताया हुआ है। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, ये सारी की सारी चीजें पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? एक नंबर ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। उत्तर होने वाला है यही। ये तो होते हैं किस पर? माध्यमिक स्तर पर। ये तो होते हैं माध्यमिक स्तर पर। और यहां पर ध्यान देना, यदि आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछ ले, तो यहां पर उत्तर होने वाला होता इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। समाजशास्त्र को क्या कर देते? हटा देते। ये होता है उच्च माध्यमिक स्तर पर जो विषय पढ़ाए जाते हैं। और प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के साथ में क्या पढ़ाया जाता है? सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम सामाजिक विज्ञान का एकीकृत पाठ्यक्रम या समावेशी पाठ्यक्रम। ये सारे के सारे ऊपर स्तर पर होने वाले हैं। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में पाठ्य वस्तु को पाठ्यचर्या के अन्य विषयों से संबंधित करना। ध्यान देना, कौन सा सहसंबंध कहलाता है? तो सहसंबंध मैंने बताया था कि किसी विषय को दूसरे विषय के साथ में जोड़ करके पढ़ाना। तो सहसंबंध होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इसको थोड़ा सा हम लेते हैं क्योंकि आपकी क्लास की संख्या। 2 प्रकार के सहसंबंध होते हैं। पहला होता है, ध्यान देना, पहला होता है लंबवत या अनुदैर्ध्य या आंतरिक सहसंबंध।
ये क्या होता है ऐसा? लंबवत अनुदैर्ध्य या आंतरिक सहसंबंध या वर्टिकल कोरिलेशन क्या होता है? जब किसी एक ही विषय की विभिन्न शाखाओं को आपस में जोड़ करके पढ़ाया जाए, जैसे विज्ञान की अनेक शाखाएं होती है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, भूविज्ञान, बहुत सारी भी शाखाएं हैं, बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिर आगे से आगे चलती रहेगी। तो यदि उन विषयों को, जैसे सामाजिक विज्ञान में इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गई, समाजशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गई, इन विषयों को आपस में जोड़ करके पढ़ाना, दो विषयों में क्या बनाना, आपस में साझा चीजें बताना किसी टॉपिक्स को लेकर के, तो वो होता है लंबवत या आंतरिक सहसंबंध। तो एक ही विषय की विभिन्न शाखाओं को आपस में जोड़कर पढ़ाना क्या कहलाता है? लंबवत सहसंबंध कहलाता है। दूसरा होता है अनुप्रस्थ या क्षैतिज या बाहरी सहसंबंध। यह है सर दूसरा सहसंबंध, जिसमें क्या करते हैं, एक विषय को दूसरे भिन्न विषय से जोड़कर पढ़ाना। जैसे मान लिया जाए क्या कहलाता है, वो अनुप्रस्थ सहसंबंध कहलाता है। अनुप्रस्थ सहसंबंध कहलाता है। जैसे मान लिया जाए मैं हिस्ट्री के अंदर सिक्कों का क्या कर रहा हूं, अध्ययन करवा रहा हूं, तो सिक्कों की जो धातुएं कौन कौन सी काम आई उनके बारे में यदि केमिस्ट्री में ले जाता हूं, तो वो सहसंबंध हो गया, अनुप्रस्थ सहसंबंध हो गया। जैसे मान लिया जाए मैं क्या कर रहा हूं, मान लिया जाए कोई भौतिक विज्ञान में के अंदर मान लिया जाए मैं आंख पढ़ा रहा हूँ, आंख का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसको क्या कहाँ से जोड़ूंगा, जीव विज्ञान में नेत्र की संरचना से जोड़ता हूँ, या जीव विज्ञान में नेत्र की संरचना पढ़ा रहा हूँ तो वहां पर आंख के जो लेंस है उनको भौतिक विज्ञान से जोड़ता हूँ, तो वो से संबंध हो गया लंबवत। और ये हिस्ट्री और केमिस्ट्री वाला संबंध कैसा हो गया, अनुप्रस्थ या क्षैतिज या बाहरी सह संबंध हो गया। तो यहां पर क्या लिख रखा है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पाठ्य वस्तु को पाठ्यचर्या के अन्य विषयों से संबंधित करना, जो भी पाठ्यचर्या है उसके अन्य विषयों, यहां पर क्या लिख रखा है, अन्य विषयों, तो भिन्न विषयों या अन्य विषयों से क्या करना, संबंधित करना, क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ या क्षैतिज या बाहरी सहसंबंध कहलाएगा। तो अनुप्रस्थीय सहसंबंध उत्तर होने वाला है। कौन सा उत्तर होने वाला है, 4 नंबर यहां पर हमारा है वो उत्तर होने वाला है। अगला देखते हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो ग्लोब केवल सतह क्षेत्रवार रूपरेखा के साथ उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं फिजिकल ग्लोब। क्या कहते हैं, भौतिक ग्लोब। ग्लोब एक क्या है, दृश्य सामग्री है, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान के उपयोग में लाने वाली, विशेषतः भूगोल विषय में उपयोग में लाने वाली, जिसके बारे में हम अलग से चर्चा करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन थे, कुल मिलाकर के 41 क्वेश्चन है जो दोनों विषयों में पूछे गए हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वैसे ये आंसर है वो सारे के सारे सही है, लेकिन आप आरपीएससी द्वारा अधिकृत आंसर की को ही सही माने, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, कई बार फ्लो में या कोई प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण से हम क्या बता देते हैं, उत्तर गलत बता देते हैं, तो वो ऐसी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम वैसे आपको सही उत्तर और तथ्यों के साथ में बताने का प्रयास करते हैं, और हम हमेशा आपके साथ में यूं ही जुड़े रहेंगे। आप हमेशा हमारी सहायता करना,
ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक अच्छी सामग्री उपलब्ध करा सकें। जय हिंद, जय भारत।